तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्म फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट की जो वीडियो थी ना, उसमें हमने कवर करा था डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। तो पिछले जो लेक्चर्स है आप उनको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। एंड बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल आप पढ़कर आए होंगे 10th-12th में या कभी भी पढ़ा होगा, तो बस वही यहाँ पे रिकॉल या कहीं तो रिवाइज करना है। देखेंगे इसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखने वाले इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर। बाकी देखिए यहाँ पे जो नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं ना, इनको अपना फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली प्ले स्टोर पे सर्च करना फार्मेसी वाला, आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगा। एंड बाकी यहाँ पे जो आगे के लेक्चर्स भी है जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पे जो मैंने दिखा रखे हैं ये सारे, ये आपका सिलेबस है। सारे के सारे जो लेक्चर्स है वो हमने कवर कर रखे हैं। आप सिंपली ना फार्मेसी वाला ऐप पर जाइएगा, वहाँ पे आप डी फार्म का एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारा बैच जो न्यू चल रहा है फार्मा साथी, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर जो दिया हुआ नंबर उस पर आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं सेल के बारे में। तो देखिए सेल की अगर हम बात करें ना, तो इसको आपने पढ़ करके आ रहे हैं 10th या फिर 12th में आपने पढ़ा होगा। इसको हमने हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो देखिए सेल क्या है, अगर मैं आपको एज ए कॉमन मैन बताऊं, या फिर आप उस इंसान को समझाना चाहते हैं जिसको कुछ आता ही नहीं है, जो कुछ जानता ही नहीं है इसके बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में, कि सेल क्या है। तो देखिए आपने अपने हाथ को टच करो या फिर पैर को टच करो, तो आपको ना ऊपर स्किन नजर आएगी। आप अपने हाथ की तरफ देखो, स्किन आपको नजर आ रही होगी। अगर आप इस स्किन को हटाओगे तो इस स्किन को हटाने के बाद ना आपको ना कुछ मसल्स दिखेंगे, है ना, कुछ मसल नजर आएगी। जो मसल है ना वो छोटे छोटे से कंपोनेंट से मिलकर बनी है और उसी को हम ना सेल कहते हैं। समझ आया सेल क्या है? मतलब पूरी बॉडी में वही मसल प्रेजेंट है ना, आपको दिख रहा होगा पूरी बॉडी मसल से ही बनी है। तो जो मसल है बेसिकली वो जो है क्या है, सेल से मिलकर बनी होती है। सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। या फिर आपको मैं दूसरे एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज करो ना कि आपने ना कोई घर वगैरह बनाना है। जैसे ये मैं इस तरीके से दिखा दूं कि आपने ना कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मैन। हमको सीमेंट या फिर इसके अलावा रेत वगैरह ये सारी चीजें तो चाहिए होती है। मैन यहाँ पे हमको चाहिए होता है ईंट, है ना, जिसको हम इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं। तो कई सारी ब्रिक्स, हजारों लाखों ब्रिक्स मिलके एक असली, एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा घर बनाती हैं, और उन्हीं ब्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? सेल। तो सेल भी हमारी एक ब्रिक्स की तरह ही है, एक ईंट की तरह ही है, जो पूरी हमारी बॉडी, एक बड़े से एक घर का या कहें तो इस हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। ये हमारी ब्रिक्स हैं, ऐसी हमारी वो सेल कही जाती हैं। समझ आया? तो आप कैसे बोल सकते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, आपको ये तो समझ आया कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब हमारी बॉडी की जो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बनी है। अब सेल हमारी फंक्शनल यूनिट कैसे है? फंक्शनल बोले तो यानी जो हमारी बॉडी में सारे जो काम चल रहे हैं ना, वो सेल ही कर रही है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एटीपी जनरेट कर रहा है। तो ये इसकी फंक्शनल यूनिट भी है। अगर हम कुछ साल बाद ग्रो कर रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारी एज बढ़ जाती है, तो किसकी वजह से हो रहा है? हमारी सेल ग्रो कर रही है, हमारी सेल डेवलप हो रही है और डिवाइड हो रही है। अगर हमारी बॉडी में कुछ कमी हो रही है तो वो किसकी दिक्कत की वजह से? वो सेल की दिक्कत की वजह से। समझ रहे हो? मतलब सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है, साथ के साथ जो काम जो चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे सेल में ही चल रहे हैं। समझ आया कि नहीं? ये है आपकी सेल। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, यहाँ पे डेफिनेशन दूसरी है कि ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, या कहें तो हमारी पूरी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, डेट कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस। जो पूरी लाइफ को चलाने के लिए या हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी जरूरी प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस हैं, वो एक सेल कर सकती है। जैसे सांस लेना हो, ऑक्सीजन जाती है। वो ऑक्सीजन जाती कैसे? हीमोग्लोबिन की मदद से जाती है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी नाम की एक सेल होती है ब्लड में, उसकी मदद से वो आपका हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऐसे CO2 को बाहर छोड़ता है। मतलब जो भी चीजें हमारी बॉडी में चल रही हैं, सारी की सारी किससे होती हैं? सेल से होती हैं। ये आपने समझ लेना है। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखी है कि दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, जैसे घर को बनाने के लिए भाई ईंट यूज हो रही थी, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि जो ब्रिक्स होती हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होम या हाउस। ये घर को बनाने की एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे ही जो आपकी जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है लाइफ की या आपकी बॉडी की। समझ आया? अब देखिए यहाँ पे मैंने इमेज आपको शो कर रखी है। ये बेसिकली आपकी सेल इस तरीके से जूम आउट करोगे या फिर आप जब किसी माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको बेसिकली इस तरीके से नजर आएगी। अब ये सेल ऐसे बनी कैसे है? अगर मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊं कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, तो देखिए आप जानते हैं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी 10th या फिर 12th में, कि सबसे छोटा जो पार्ट होता है कोई भी, तो वो हमारा एटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जूम आउट करना
करना, ये आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे एटम लिखा हुआ है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो एटम की स्टार्टिंग जो होती है वो भाई वो एटम से ही होती है। किसी भी चीज की, हमारी बॉडी हो या फिर कोई भी एंटिटी पूरी दुनिया में पाई जा रही है, वो एटम से ही मिलकर बनी है। कई सारे एटम जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक मोलिक्यूल को बनाते हैं। यहाँ पे देखोगे आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे कई सारे एटम्स जुड़ चुके हैं जो कि एक मोलिक्यूल को बना रहे हैं, और कई सारे मोलिक्यूल मिलके एक बड़ा मोलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम यहाँ पे मैक्रो मोलिक्यूल बोलते हैं। ये आपको ना डीएनए की स्ट्रक्चर हल्की दिख रही होगी, तो डीएनए जो है कई सारे अलग अलग मोलिक्यूल के मिलने से बनता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन भी ऐसे ही बनती है अलग अलग मोलिक्यूल्स के मिलने से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी, और भी कई सारी चीजें। तो ये जो सारे एक साथ जब मैक्रो मोलिक्यूल्स बन जाते हैं तो ये किसी एक ऑर्गेनल्स को बनाते हैं। ऑर्गेनल्स का मतलब है जो सेल के अंदर जो पार्ट पाए जा रहे हैं ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ये आपके यहाँ पे गोल्जी बॉडीज वगैरह हुई, और इसके अलावा ये आपको जो नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। अभी अगर आपको क्लियर नहीं है पुरानी चीजें, अगर याद भी नहीं आ रहा है, जस्ट आप सुनते रहो, इनको मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं किससे बनते हैं, ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है। अब जब ये इतनी सारी चीजें जो बन जाती हैं, कई सारे जब ऑर्गेनल्स बन जाते हैं तो कई सारे ऑर्गेनल्स एक साथ जुड़ करके, जैसे कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसमें ये साइटोप्लाज्म में देखिए यहाँ पे पूरी सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये आपको लाइसोसोम है, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और इसमें आपको ये न्यूक्लियस वगैरह है। तो कई सारे जब ऑर्गेनल्स मिल जाते हैं तो आपकी सेल यहाँ पे बनती है। समझ आया? इतना आपको समझ आया कि भाई अभी तक जो चल रहा था पूरा का पूरा ये जो है हमारा क्या था, केमिकल से चल रहा था। इसको हम बोल सकते हैं केमिकल लेवल, ठीक है, कि स्टार्टिंग होती है केमिकल लेवल से। अब जब कई सारे केमिकल्स ये सारी चीजें बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं। अब हम इस चीज को समझने वाले हैं कि आखिरी सेल क्या है। आपको समझ तो आ गया होगा कि सेल क्या है। अब इस सेल कैसे बनी होती है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट है और हर एक पार्ट का काम क्या है, बस ये आपने समझना है, ठीक है। आपका टॉपिक क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपने उसकी स्ट्रक्चर समझनी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। इसकी स्ट्रक्चर आपने ना डायग्राम इसका ड्रॉ करना होता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करना। एंड इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट है ना, एंड उन हर एक पार्ट्स के अपने फंक्शंस बताने हैं, क्या वो काम करते हैं वो आपने समझाना है, ठीक है। ये आपका केमिकल लेवल हो गया। केमिकल से मिलके क्या बनी है, हमारी सेल बनती है। अब सेल जो बन रही है ना, इसको हम यहाँ पे सेलुलर लेवल, ठीक है। और कई सारी जब सेल जुड़ती है, देखो 1 2 3, ये आपको 3 सेल दिख रही है। जब कई सारी जो सेल हैं ये जुड़ जाती हैं तो इनके जोड़ने से टिश्यू बनता है। टिश्यू को हमने हिंदी में ऊतक कहते हैं, अगर आपको याद आ रही हो पुरानी चीजें। तो ऊतक जो बनता है जब कई सारी एक जैसी सेल या कोशिका जुड़ जाती है ना, वो ऊतक या कहें तो टिश्यू को बनाती हैं। समझ आया? अब कई सारी जो टिश्यूज हैं या ऊतक हैं वो मिलकर के एक ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे ये आपका हार्ट है, ये कई सारे सिमिलर टिश्यूज से बने हैं, है ना। तो टिश्यूज कई सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन को बनाते हैं। ऑर्गन कई सारे अलग अलग, जैसे कि आपका हार्ट हुआ, लंग्स हुए, और भी कई सारे जो ऑर्गन से मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम यानी कि जो सारे के सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो हर एक जो सिस्टम है इसमें एक अलग ऑर्गन काम कर रहा है। मतलब कई सारे ऑर्गन मिलके बॉडी के अंदर सिस्टम से बनाते हैं, और यही जब सिस्टम सारे के सारे एक साथ काम करते हैं तो वो हमारी बॉडी बन जाती है। समझ आया? ये इस तरीके से स्टार्टिंग होती है हमारे बॉडी की, अगर हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करें और एंड तक देखें, ठीक है। और ये हमने सेल पे फोकस करना है। हमने ये जो टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ये इसी तरीके से आपका देखो यहाँ पे ना सिलेबस डिजाइन है। देखो अभी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे सेल के बारे में, जब आप सेल के बारे में पढ़ दोगे फिर आप देखोगे टिश्यू के बारे में। ये जो टिश्यू है सेल के बाद आ रहा है, फिर टिश्यू के बारे में देखोगे, फिर आप ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखोगे यहाँ पे ऑस्टियस सिस्टम है, जिसके अंदर आप यहाँ पे बोन्स के बारे में पढ़ोगे, हड्डियों के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा। ये ब्लड से रिलेटेड एक पूरा सिस्टम है, हीमोपोइटिक सिस्टम। आगे आप देखोगे यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आपका हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोवेस्कुलर, ये आपका लंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका स्टोमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह इसी के अंदर आती हैं, और स्केलेटल मसल वगैरह, नर्वस सिस्टम वगैरह। मतलब सारे के सारे आपके सिस्टम जो है आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चल रहे हैं। हमने स्टार्टिंग अभी करी सेल से, फिर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इन सभी के बारे में पढ़ लोगे मतलब आप पूरी बॉडी के बारे में समझ जाओगे। तो ये है आपकी स्टार्टिंग सेल से, ठीक है। अब हम थोड़ी ना इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे कि सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन
1675 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, क्योंकि डेड सेल को डिस्कवर किया था, मतलब मरी हुई थी। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। लेकिन उनके बाद एक और आए थे 1674 में, एंटोन वन लीबनहॉग, जिन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप को और इम्प्रूव किया और उन्होंने जो सेल को देखा था, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था, मतलब जिंदी सेल को देखा था। उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप की मदद से फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल। जो हमारी सेल होती है ना, वो बेसिकली ना दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, डेवलप है या फिर नहीं है। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है या फिर और ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, क्या वो उसमें प्रेजेंट है, वो फुल्ली विकसित है, अच्छी तरीके से विकसित है या फिर नहीं है। उसके बेसिस पे वो दो टाइप की होती हैं। यहाँ पे एक है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी है हमारी यूकैरियोटिक सेल। आपने बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, मैं ना एकदम सिंपल वर्ड को ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ। देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रो प्लस कैरियोटिक, आपने ना वर्ड को ब्रेक कर देना है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले, है ना, मतलब बहुत दिन पहले, ऐसे समझो। एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से बहुत दिन पहले, मतलब जब इंसान नहीं थे, एनिमल नहीं थे, प्लांट्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि इन्हीं की सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, या कहें तो एकदम विकसित न्यूक्लियस होता है। तो उस विकसित न्यूक्लियस से बहुत दिनों पहले जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, जो जीव पाए जाते थे, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, आर्किया हुआ, तो उनके अंदर जो सेल होती है ना, तो उनको ही हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। समझ आया? प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि बहुत दिनों पुरानी या बहुत दिनों पहले जो सेल हैं, बहुत दिनों पहले जब न्यूक्लियस डेवलप भी नहीं हुआ था आपकी बॉडी में या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो लिखना कैसे है, प्रोकैरियोटिक सेल इज ए टाइप ऑफ सेल दैट आर एग्जिस्टेड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। मतलब एक ट्रू न्यूक्लियस या विकसित न्यूक्लियस के बनने से पहले वो एग्जिस्ट करती थी, वो इस ब्रह्मांड में थी, तो उनको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल। समझ आया? अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, दीज सेल्स डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये जो सेल आपको दिखेगी ना, जिसकी इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, आर्किया, ये जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है ना, इसका जो न्यूक्लियस है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी डीएनए आरएनए आपने पढ़ा होगा ना, वो डायरेक्टली ऐसे ही फैला रहता है। ये कुछ इस तरीके से आपने देखा भी। यहाँ पे ये हमारी सेल है, यानी कि एनिमल्स की सेल, हम भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं, ह्यूमन। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है इस तरीके से बंद रहता है, इसमें आपका डीएनए आरएनए है। पर जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बैक्टीरिया वाली, उसमें ये इस तरीके से ही पड़ा रहता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। और इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी वगैरह, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब इनमें कई सारी चीजों का अभाव है, या तो ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है। तो ये हमारी होगी प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, वो है आपका यूकैरियोटिक सेल। अगर इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, यू का मतलब होता है ट्रू मतलब अच्छे से विकसित हो जाने वाला, एंड कैरियोटिक का मतलब वही, मतलब ऐसे सेल जिनमें एकदम विकसित हुआ या बोलते ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है ना, वही आपकी यूकैरियोटिक सेल कही जाती है। अब यूकैरियोटिक सेल आपने कैसे डिफाइन करना, सिंपल, यूकैरियोटिक सेल आर दो सेल विच कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, मतलब उनके अंदर ना विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर भी रहता है। अब देखोगे ये आपको वही इमेज दिख रही है, ये आपका न्यूक्लियस है जो कि एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर है। ये डायरेक्टली ये जो द्रव आपका पड़ा है यहाँ पे, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें फैला हुआ नहीं है, बल्कि ये जो है कवरिंग से यहाँ पे ढका हुआ है, या तो इसने एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। समझ गए? एंड आगे लिखा है, दीज सेल ऑल्सो कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, कि इसके अंदर और भी कई सारे ऑर्गेनल या और भी कई सारे पार्ट पाए जाते हैं, जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया हुआ जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसके अलावा लाइसोसोम इसमें होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं। इसमें ये आपको दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपकी गोल्जी एपरेटस है। तो ये और भी कई सारे यहाँ पे क्या है पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि अच्छे खासे विकसित हैं। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक सेल पाई किस में जाती हैं? तो लिखा है, यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन प्लांट, जो पेड़ पौधे हैं सभी में यही सेल पाई जाती हैं। हम यानी कि एनिमल्स के अंदर, या जो एक्चुअली में एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम आते हैं, तो ह्यूमन बीइंग या जो अदर एनिमल्स हैं उनके अंदर यही पाई जाती है, यही सेल यूकैरियोटिक सेल। फंगस के अंदर जो कवक होते हैं उसमें भी, एंड जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें भी यही पाई जाती है। समझे?
अब ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक थी केवल और केवल ये आपके बैक्टीरिया में पाई जाती है और आर्किया वगैरह में पाई जाती है। तो आपको समझ आए कि सेल कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी कहाँ पे पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए जो हमारे सिलेबस में पूछा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि अपने एकदम लेवल डायग्राम बनाना होगा। आप इसको देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको सिंपल में पहले खुद बना करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपने इस तरीके से ये करना होगा। ठीक है, इसको हमने नेम दिया है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका की झिल्ली, जो कि एक तरीके से कोशिका जो है आपकी जो सेल जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इसके अंदर कोई भी सामान आ रहा है जा रहा है, कोई भी चीज आ रही है जा रही है, उसको ये कंट्रोल करती है। मतलब कोई भी इसकी बिना मर्जी के नहीं जा सकता। बीच में आपने दिखाना है कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यही आपका डीएनए और आरएनए यहाँ पे पाया जाता है, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे दिखाना होगा वो कुछ इस तरीके से, ये जो है आपका इस तरीके से आपने दिखाना है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कई सारे आपने इसमें इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को दिखा देना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपकी एटीपी या कहें तो एनर्जी जनरेट करते हैं आपकी सेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ना आपने यहाँ पे इस तरीके से, ये आपने इस तरीके से दिखाना है जैसे कि मैंने इसको बनाया है। आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको आप ऐसे भी दिखा दोगे ना, और इस पे इस तरीके से ना ये दाने टाइप दिखा देने हैं, जिसको हमने यहाँ पे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम को आपने यहाँ पे दिखा देना है। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खाली जगह होती है, ये इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ये आपकी लाइसोसोम है। लाइसोसोम को आपने इस तरीके से दिखा देना है, ये आपका लाइसोसोम है। इस तरीके से आपने दिखा देना है, ये आपके राइबोसोम होते हैं जो कि आपकी प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम। ठीक है, और इस तरीके से ये डॉट 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 दिखा देने हैं, जो कि एक तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर एक फ्लूइड है, एक द्रव है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर पाया जाने वाला द्रव साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको समझ आया। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये तो हमारी सेल है, लेकिन जो प्लांट की जो सेल होती है ना उसमें एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे कवरिंग होती है। जैसे मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं, केवल प्लांट के अंदर होती है और कवक के अंदर यानी कि फंगस के अंदर होती है, फंजाई के अंदर। तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं सेल वॉल, मतलब सेल की दीवार। वॉल मतलब दीवार, सेल की दीवार। समझ गए? इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। वही चीज दिखा रहे कि देखो ये बाहर सेल वॉल है, इसमें फिर ये अंदर की जो आपको दिख रही है व्हाइट कलर में, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी गोल्जी बॉडी है, ये आपके लाइसोसोम है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी सेंटर पार्ट होता है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ आए? ये हमारे सेंट्रोसोम है। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन, मतलब सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके काम क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले ये बनाया था इस तरीके से। ये आपके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन थी। मैंने काम क्या बताया कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरी बात, ये जो है जो भी सामान आ जा रहा है उसको रेगुलेट करती है। ये बनी किसके होती है, अगर मैं इसको दिखाऊं ना जूम आउट करके, कुछ इस तरीके से दिखती है। ये मतलब 2 लेयर से बेसिकली ये बनी होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड की होती है। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, ये इस तरीके से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, ये सबसे बाहरी लेयर होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर यानी कि 2 लेयर से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड क्या है, जो फैट होते हैं ना, तो उसी के यानी कि लिपिड का एक ये टाइप है। अब इसका काम क्या है, ये लिखा है कि इट प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। साथ के साथ सेल के अंदर क्या चीज एंटर कर रही है, क्या उसे बाहर जा रही है, वो भी इसको कंट्रोल करती है। ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। सेकंड देखिए हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि जो इसके अंदर द्रव जो पाया जाता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या है, लिखा है कि इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड। ये जेली जैसा होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, जो जिसके अंदर वाटर, सॉल्ट और एंजाइम रहते हैं। कुछ पानी रहेगा, मोस्ट ऑफ द पानी ही रहता है, उसमें कुछ सॉल्ट होंगे, कुछ आयंस वगैरह, और साथ के साथ एंजाइम भी उसमें रहते हैं। अब इसका काम क्या है, इन साइटोप्लाज्म ऑल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड एंड फ्लोट एंड ऑल सेलुलर एक्टिविटी ऑकर। इसे साइटोप्लाज्म में ही तो सारे के सारे ऑर्गेनल्स फैले हुए हैं या कहीं तो फ्लोट कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। यही साइटोप्लाज्म का काम हो जाएगा। सेकंड आपको समझ आ गया। थर्ड है यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ये आपको बीच में दिखाता है न्यूक्लियस, इसको हम यहाँ पे दोबारा आपके साथ बना रहे हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये राउंड में एक सेंटर में पाए जाने वाला एक राउंड से एक ऑर्गेनल्स है, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए वगैरह होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, जो पूरी सेल है ना, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या काम करना है और कितना करना है, राइबोसोम को कैसे काम करना है, या और भी लाइसोसोम वगैरह है, और या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, मतलब सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स और हैं, तो उन पर
पर ये एक मैनेजर की तरह काम करता है। मतलब इसके हुक्म या इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ होगा। किसके अकॉर्डिंग? न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, डीएनए आरएनए के अकॉर्डिंग। तो लिखा है न्यूक्लियस इज ए राउंड स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। इस सेल के बीच में पाई जाने वाली एक गोलाकार संरचना है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। ये जो है एक खुद की मेम्ब्रेन से भी कवर्ड होता है जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको दिख रहा है ये यहाँ पे खुद की एक मेम्ब्रेन से भी कवर है, इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। समझ गए? अब फंक्शन क्या है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल दैट रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये पूरी सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये सेल का मैनेजर है। आप ये समझो जो डीएनए आरएनए कहेंगे वही चीजें सारी सेल में होंगी। कब ग्रो करना है, कब रिप्रोड्यूस करना है, कितना मेटाबॉलिज्म या ब्रेक डाउन करना है किसी भी चीज का, सारा कुछ यही करवाते हैं, यही ऑर्डर देते हैं। समझ गए? अब इसके बाद देखिए चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है माइटोकॉन्ड्रिया। लिखा है कि इट नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। हम यहाँ पे आपको बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर छोटा सा बनाना है तो ये इस तरीके से बनता है। अगर मैं आपको ये बड़ा इस तरीके से दिखाऊं तो इसमें ना दो इस तरीके से मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और फिर ये जो है इस तरीके से ये दिखाया जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सिंपल लिखना है इट इज ए बीन शेप ऑर्गेनल। आपको दिख रहा है बीन के जैसा, जैसे सेम की फली में से जो दाना निकलता है बीन उसके शेप का है, उसके आकार का है, जिसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, खुद की दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर बोले तो बाहरी वाली, इनर बोले तो अंदर वाली। एंड इसमें ना सर्कुलर डीएनए भी होता है खुद का। के पास जो है सर्कुलर डीएनए इस तरीके से यहाँ पे पाया जाता है जो कि सिर्फ इसी के पास रहता है। समझे? तो लिखा है ये हमारा पावर हाउस है सेल का। इट इज ए बीन शेप। ये बीन के शेप का होता है जिसके अंदर दो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी होता है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है भाई, एटीपी यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जो कि काफी जरूरी होते हैं हमारी पूरी बॉडी के काम के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं तो यहाँ भी एटीपी यूज हो रही है। कहाँ से आ रही है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस तरीके से ना राइबोसोम आपने दिखाने। बेसिकली राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी पूरी बॉडी के काम के लिए नेसेसरी है, तो बनाता कौन है? राइबोसोम ही बनाते हैं। तो राइबोसोम के बारे में लिखना है राइबोसोम आर टिनी यानी कि स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं या कहें तो तैर रहे होते हैं। ये आल्सो अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी ER शॉर्ट में हम बोलते हैं, उससे भी ये अटैच होते हैं। कुछ यहाँ पे अटैच होते हैं, कुछ ये जो है फ्लोट कर रहे होते हैं। ये आपके राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम मेक प्रोटीन। ये प्रोटीन को बनाते हैं जो कि सेल के फंक्शन के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होती है। समझ आ गया? नेक्स्ट यहाँ पे साइक्लोस्केलेटन। साइक्लो का मतलब यहाँ पे है सेल एंड स्केलेटन का मतलब क्या है? देखिए हमारी बॉडी में एक स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र। जैसे हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारा जो कंकाल तंत्र है, वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सारे के सारे जो पार्ट है, ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, किडनी हुई, हमारा स्टोमक हुआ, तो उनको एक तरीके से ना शेप देते हैं, मतलब उनको वो संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी ना कुछ इस तरीके से जो दिखता नहीं है, कुछ फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर जो भी ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, इनको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और वो उनकी जगह ही उनको रोक करके रखते हैं। सपोज करो ये आप खड़े हैं अभी, तो सपोज ये इस तरीके से सेल पड़ी है, अब आप खड़े हो गए इस तरीके से, तो आप तो जस्ट ये इमेजिन करोगे नहीं भाई अगर सेल खड़ी हो जाएगी तो इसके पार्टिकल बाहर भी तो निकल सकते हैं। नहीं, बाहर नहीं निकल सकते। जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारे सारे पार्ट्स को रोक के रखे है ना, ऐसे सेल के अंदर भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है जो कि साइक्लोस्केलेटन कहा जाता है। तो ये क्या है? एक नेटवर्क होता है प्रोटीन के फाइबर का, फिलामेंट का और माइक्रोट्यूब का। अब इसका फंक्शन क्या है? वही स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना और सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं तो उनको एक जगह ये ठहरा के रखता है। समझ गए? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER। हमने यहाँ पे दिखाया अभी, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर मैं आपको इसकी इमेज और अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब न्यूक्लियस के जस्ट पास इस तरीके से चिपटी होती है। ये एक पतली सी एक गली टाइप सी है जिसपे एक तरफ आप देख रहे हो ये येलो कलर में ना कुछ राइबोसोम चिपटे हुए हैं। राइबोसोम का काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर ये राइबोसोम चिपके होते हैं, ये इसको ना खुरदरे बनाते हैं, मतलब इसको रफ बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं है, एकदम चिकना है, तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिखना क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूबुल, एक छोटी सी नली और बैग की एक संरचना होती है, एक नेटवर्क होती है जो कि न्यूक्लियस से चिपक के रहती है, जो कि दो टाइप की होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं हो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको मैंने आपको दिखाई दिया है। फंक्शन क्या है इसके, देखिए जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है सिंथेसाइजिंग में और प्रोटीन की ट्रांसपोर्टिंग में, मतलब प्रोटीन के बनाने में। जैसे अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो राइबोसोम की कहीं ना कहीं ये मदद करती है कहाँ, प्रोटीन के बनाने में और फिर उसको ट्रांसफर भी करने में, समझ गए। सेकंड यहाँ पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इन्वॉल्व इन मेकिंग लिपिड, डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस एंड स्टोर कैल्शियम आयन। इसके अंदर जो है क्या है, लिपिड वगैरह बनते हैं, ये जो है आपकी इसके अंदर लिपिड वगैरह बनते हैं और कैल्शियम आयन यहाँ पे स्टोर रहते हैं। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, समझ आया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, आप इसको देख रहे हैं ढेर है, जैसे कुछ टिकिया जैसे नहीं बना देते हैं, जैसे आपने देखा होगा गोला गोल, ये थोड़ा इस तरीके से इमेज में, पर ये इस तरीके से दिखता है कुछ टिक्की टाइप सा, जैसे ये इस तरीके से है ना। तो ये आपका गोल्जी एपरेटस है। तो लिखा है गोल्जी एपरेटस इज मेड अप ऑफ स्टेक ऑफ फ्लैट एंड पैनकेक लाइक मेम्ब्रेन, मतलब ये ढेर सा होता है टिकिया के शेप जैसी या फ्लैट शेप जैसी मेम्ब्रेन्स का, जो आपको दिख रहा है। अब इसका काम क्या है, जैसे इसको ना हम पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, मतलब किसी का कोई पार्सल आ रहा है, तो पहला तो काम यही है कि भाई अगर आपने पार्सल भेजना है तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, आप अपना खत वगैरह पार्सल वगैरह उनको दोगे, वो उसको पैक करके उसकी शिपिंग कर देते हैं, जहां भी उसको पहुंचना होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। सेम ऐसे ही गोल्जी एपरेटस का काम है कि ये जो है लिपिड या प्रोटीन की ना पैकिंग करके जहां जरूरत होती है वहां पे भेज देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ये येलो कलर में कोई प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, ये इसमें फिल हुई है, ऐसे बनते 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 ये पैक होकर के बाहर निकल जाती है, इनके ऊपर कवरिंग चढ़ जाती है। अब ये पैक हो गई, अब ये माल जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो फंक्शन समझ आया, इट एक्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, इट पैक्स एंड शिप्स प्रोटीन, ये प्रोटीन को पैक करता है, उनकी शिपिंग करता है और साथ ही साथ लिपिड को भी ये दूसरी जगह तक ये पहुंचाता है, उनकी डेस्टिनेशन तक। ये हो गया गोल्जी एपरेटस। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली एक थैली जैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये एक थैली जैसा होता है, ये लाइसोसोम गोलाकार आपको दिख रहा है ना, इसमें ना एंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम का यहाँ पे जो काम होगा इनका, वो होगा ब्रेक डाउन। मतलब सपोज इनमें से कोई भी सेल का पार्ट काम नहीं कर रहा है, मतलब वो इनएक्टिव हो रहा है या उसमें कोई खराबी हो रही है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, एक थैली जैसा होता है, वो वहां पे जाके फट जाता है, तो वहां से एंजाइम निकलते हैं और एंजाइम उस सपोज ये काम नहीं कर रहा तो उस पार्टिकल्स को या जो भी यहाँ पे ऑर्गेनल्स हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, तो खा जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है एक सुसाइड बैग होता है, जो कि वेस्ट जो भी हो जाते हैं या सेल में जो भी फालतू की चीजें हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो लाइसोसोम आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक, यानी कि बैग जैसे ये स्ट्रक्चर होती है, जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं और इन एंजाइम्स का काम क्या है, जो भी चीज काम नहीं कर रही सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट करके खा जाना और उनको वेस्ट वगैरह को वहां से निकाल देना। तो लिखना है फंक्शन, इट ब्रेक डाउन वेस्ट एंड ओल्ड सेल, पुरानी सेल अगर काम नहीं कर रही है तो उनको भी खा जाता है और उसको हम यहाँ पे सुसाइड बैग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपने ना बहुत ही अच्छे तरीके से ये जाना है कि सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप्स की होती हैं और सेल की स्ट्रक्चर एंड पूरी एनाटॉमी आपने यहाँ पे समझी है एकदम स्टार्टिंग से। तो ये आपका चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा एंड बाकी और डिटेल चाहिए तो फार्मेसी वाला आपको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।